कश्मीर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान की साजिशें हैं वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और दुख इस बात का है कि हम लोग खुद ना चाहते हुए भी और ना समझते हुए उनका आला कार बन रहे हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले जो कश्मीर के अंदर हुआ, मकबूजा कश्मीर के अंदर हुआ, वहाँ पे भारतीय फ़ौज के ऊपर जब हमला हुआ तो सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक वहाँ उसमें भारतीय 22 फ़ौजी जो है हलाक हो गए, जो हमलावरों ने हलाक किए। लेकिन गैर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ये तादाद बहुत ज़्यादा है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं नंबर नहीं दे रहा, लेकिन मुझे जो इंडियन सोशल मीडिया है उससे मुझे पता चल रहा है कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर जब मैं पाकिस्तान में देखता हूँ तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बिल्कुल एक सेंसिबल या ठंडी या कोल्ड अप्रोच आप कह लें वो दे रहा है उसके ऊपर। उसके बरक्स जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो इस वक्त गंग हो किस्म के वॉर मोड में और वॉर जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मारवी सरमत साहिबा का है, उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल किया तो मुझे उसमें पता चला, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, डायलॉग उसका नाम है। उसमें जब ये एक्सचेंजेस हुई और उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई तो अब मुझे पता चला कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ ही नहीं रही हैं और काफ़ी मसले हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के। पाकिस्तान में 2 किस्म का मीडिया, एक सरकारी मीडिया, एक वो जो सरकारी मीडिया की रिप्लेसमेंट है, और एक जो गैर सरकारी मीडिया है। सरकारी मीडिया तो सरकारी पॉलिसी का ताबे है। वो पाकिस्तान टेलीविज़न ने 1 मिनट की या 1.5 मिनट की, आधे मिनट की कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई फुटेज दे देनी है और अपना वो दे देना है, लेकिन उसको कोई ना सुनता है, उसको तो हम खुद नहीं सुनते तो कोई और क्या सुनेगा और उस पर एतबार करेगा। और गैर सरकारी मीडिया जो है वो अपनी रेटिंग्स में इतनी आगे जा चुका है कि वो जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं उनको उजागर करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए वो उसको अपने ऊपर उस्ताद समझता है। और हो ये रहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त अपनी आवाम को पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है उनकी उसके ऊपर बात हो रही है, स्ट्राइक्स की बात हो रही है कि चुन चुन कर गिने चुनी जगहों पे स्ट्राइक्स की जाएं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और आलमी तौर पे पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया है। जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है वो पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल नहीं पेश कर सक रहा। एक बहुत बड़ी बात जो कल यानी डिस्कस हुई इसी ग्रुप में और डायलॉग में, और वो ये थी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्यों बाहर नहीं जा रहा। उसकी गालिबन 2 वजूहात हैं। एक तो यह है कि हम कर ही नहीं रहे, हमें को परवाह ही नहीं है, और दूसरा ये कि क्योंकि हम खालिसतन उर्दू ज़ुबान में कर रहे हैं तो उर्दू ज़ुबान पाकिस्तान के बाहर देखने वाले जो हैं उनको समझ नहीं आ रही है। तो वो हमारी जो बात जितनी मर्ज़ी हम रिसर्च कर दें, जितनी मर्ज़ी हम सही बात बता दें, और जब तक वो अंग्रेज़ी में नहीं होती तो जो बाहर के दानिश्वर हैं उन तक हमारा नैरेटिव जो है वो पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे हाई कमीशंस वगैरह जो हैं वो तो सो रहे हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या पाकिस्तान के लिए कोई जंग का ख़तरा है या नहीं। यू आर वॉचिंग खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में सेनेटर मोहसिन लगारी, मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं जनाब मारवी सरमत साहिबा, जिनके ग्रुप का मैं जिक्र कर रहा था डायलॉग का, और मुझे लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब वाजिद शमसुल हसन साहब, हमारे हाई कमीशन थे पाकिस्तान के, बड़ा अरसा रहे वहाँ पे, बहुत ही काबिल एहतराम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बट क्योंकि आपके ग्रुप से शुरू हुआ, मारवी आपने मुझे कल बताया कि हिंदुस्तान मीडिया ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है कि आप अब तंग आ रही हैं और आपको लग रहा है कि अब वो जहर उगल रही हैं। क्या ऐसी बात हुई जिससे आपको ये लगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा अब टॉर्चर बन गया है कि जो भारतीय मीडिया है उसको देखना, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए उस पर नज़रें जमाए बैठी हूँ कि शायद कोई अकल की बात हो जाए वहाँ पर। मगर ये है कि जो एक उनका मजमूई तौर पर उनका स्टैंस है वो ये है कि जो मिनट्स आफ्टर द अटैक उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया था, और अब भी जो उनके न्यूज़ बुलेटिन है उसके अंदर उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि पाकिस्तान बैग्ड टेररिस्ट अटैक, और इसको सब्सटेंशिएट करने का कोई सिस्टम नहीं। और सब्सटेंशिएट कैसे कर रहे हैं कि जी वो उनके जो दहशतगर्द थे उनके हाथों से बरामद हुए हैं कुछ रैपर्स, और वो रैपर्स जो हैं वो टॉफ़ियों के, जो पाकिस्तान में बनती है टॉफ़ियाँ वो हैं, जो उनके खाने के डिब्बे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स लगी हुई हैं।
AK-47 है और वो उनका ख्याल है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में होती है, मतलब AK-47 पाकिस्तान में बनती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि और उसको वो कह रहे हैं इररिफ्यूटेबल एविडेंस। इसको उनका मीडिया बगैर किसी डिस्टिंक्शन के वो ये कह रहे हैं ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि पाकिस्तान इससे मुलव्वस है। ऊपर से उनके जो मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट फरमा दी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को इंतहाई सख्त अल्फाज में उन्होंने वो ट्वीट की, और हमारी तरफ से, हमारी कोई कैबिनेट की तरफ से उन्होंने किसी ने जवाब उनका नहीं दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मुबशर साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि हमें भी उनकी तरह जिंगुइस्ट हो जाना चाहिए। इस वक्त मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत, तमाम के तमाम अनासर, इन्होंने इंतहाई ग्रेसफुल पोस्चर रखा हुआ है। कल से जो ISPR की 2 स्टेटमेंट्स आई हैं अब तक, एक कल आई थी और एक आज जो कोर कमांडर मीटिंग के बाद आई है, दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर उन्होंने एक इंतहाई नपातुला और बहुत ही ग्रेसफुल पोस्चर रखा है, और उन्होंने बल्कि मजम्मत इसकी की, उन्होंने इसको दहशतगर्दी का वाकया करार दिया, उन्होंने टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और ये कहा है कि LOC का तो वाटर टाइट वो फेंसिंग सिस्टम है, वहां से कैसे जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेनिट्रेशन हो सकती है। तो इसका जवाब तो भारतीय मीडिया दे ना, भारतीय मीडिया अपनी फौज से भी पूछे कि इतनी टाइट सिक्योरिटी, जब इर्द गिर्द की तमाम, उड़ी के इर्द गिर्द की तमाम जो इलाके हैं वहां कर्फ्यू नाफिज है, तो इतने सोफिस्टिकेटेड असलहे के साथ वो अपना खाने का सामान उठा के 4 दहशतगर्द कैसे वहां पर जमा हो गए, और उनके जो फौजी थे वो कैनवस के टेंटों में कैसे सो रहे थे। मतलब इस कदर आप उनको आपने खुले में बिठाया हुआ था, और फिर आप ये फरमा रहे हैं कि जी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर। इसका मतलब ये है कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जब होनी है उस टाइम का पता तो इनसाइड लोगों को ही चल सकता है ना मुबशर साहब, वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को कैसे। तो ये एक कुछ सवाल हैं जो हम उठाते हैं। हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फौज के ऊपर जब भी ऐसा कोई वाकया पाकिस्तान में होता है, हम पाकिस्तान की फौज पे सवाल उठाते हैं। हम में हिम्मत है और हमारी स्टैब्लिशमेंट भी सुनती है हमारी बात, अगरचे हम पर तनकीद भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक सवाल उठाने वाला तबका बहुत मजबूत है, ये मानना पड़ेगा। उनके यहाँ मुझे सवाल उठाने वाला तबका नजर क्यों नहीं आ रहा? बरकत दत्त ने उठाया तो उसका क्या हाल कर दिया उन्होंने? अरुंधति रॉय भी उठाती रहती हैं, और शायद हमें उनको भी जो है अजाइलम ऑफर कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। वाजिद शमसुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज है आपके? मैं खैरियत से हूँ सर, और मैं वेरी नाइस टू हैव यू सर विद अस। मुझे एक दुख हो रहा है कि इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, डायलॉग में, कम से कम 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, और उनका जो मौक़िफ़ है वो एक नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो जब आप लोगों का मौक़िफ़ एक नहीं है तो हमारा फॉरेन ऑफिस बाहर कैसे हमारा नैरेटिव बिल्डिंग करेगा? देखिए मुबशर लुकमान साहब, हमारा जो नैरेटिव एक जो नहीं है, यानी कि वो कहते हैं ना कि सेम पेज वाला नहीं है, वो उसकी वजह ये है, कंफ्यूजन बहुत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंडियन मीडिया या इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जो एक वॉर हिस्टोरिया क्रिएट कर दिया है, जिसके लिहाज से पूरी कौम को तैयार कर रहे हैं कि अगर कोई बात हो जाए तो तैयार हो। हमारे यहाँ पूरी कौम तैयार नहीं, हमारे यहाँ आपस में इतना तफरका है, एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे हुए हैं जिससे कोई नेशनल कोहेजन नहीं है, जिसको आपको और साहिब इख्तिदार लोगों को चाहिए कि वो देखें, और इस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है, जैसे इंडिया जो है वो आपको आइसोलेट कर रहा है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में। आपको अभी अमेरिका में हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं, उन पर भी बौछार हो रही है कि आप टेररिस्ट स्टेट हैं। इंडिया जो है रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता है कि आप टेररिस्ट स्टेट है। तो आप जो है इन सब चीज के हालात में, और फिर आपने देखा एक और बात अभी आज मैंने देखी, नई शुरू हुई है कि अब वो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम अपनी राइट ऑफ हॉट परसूट इस्तेमाल करेंगे, जो कि है यूनाइटेड नेशन में उनके, जिसकी वजह से अमेरिकन भी इराक में गए थे कि जनाब हम अपने मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है, ये सब चीजें इस तरीके से हो रही हैं जिसका हमारे यहाँ कोई मुकाबला नहीं हो रहा, ना कोई सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। आपने सही कहा, डायलॉग जो है हमारा, ये जो फोरम है, इसमें बड़ी बहस होती है, उसमें भी बड़ी बहस अजीब किस्म की होती है जो मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि हकीकत से हम लोग गुमराह हैं, हमें पता नहीं है हकीकत क्या है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो इंडियंस जो है
वो आपके आर्म्स दिखा देते हैं कि हमारे पाकिस्तान के बने हुए आर्म्स। अरे भाई वो तो जैसे हमें पता है और सब कुछ जानते हैं, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है ये रॉकेट साइंस कि भाई आर्म्स जो है जिस किसी का भी, किसी मुल्क का भी, कहीं का भी आप बनाते तो आजकल मशीनरी वही है, सारा वही चीजें बनती हैं, आप किसी का भी लेबल लगा सकते हैं। मगर हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जिससे कंट्राडिक्ट कर सके। हमारे जो है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं तो खुद एक अरसे तक हाई कमिश्नर रहा हूँ कि वाजिद साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे जो हैरानी हो रही है, मैं तो 48 घंटे से उसको फॉलो कर रहा हूँ डायलॉग को, कि उसमें एक मेंबर हैं साजिद हसन साहब, जो वैसे तो उनका ताल्लुक टीवी और फिल्म से है, लेकिन उन्होंने बड़ी एक बेसिक और फंडामेंटल बात की कि हमारा नैरेटिव होना क्या चाहिए। तो उसी वक्त तकरीबन 10 से 12 लाइंस जो हैं वो मुख्तलिफ मेंबर्स ने फीड कर दी वहाँ पे। क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसके पास कोई थिंक टैंक नहीं है इस तरह का, डायलॉग की तरह का, कि वो उनको फीड करे? यार पढ़े लिखे लोग हों जो अपनी राय दें। आपका ज़रूरी नहीं कि हर राय से आप इत्तफाक करें, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक नैरेटिव बिल्डिंग में मदद तो मिलती है ना जी। मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं यहाँ 6 साल तक हाई कमिश्नर इस दफा रहा था, मगर कभी किसी को नहीं हुआ कि मुझसे कुछ पूछें कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। जो फॉरेन ऑफिस का है उसका ताल्लुक तो अजीब किस्म का है, उसका एटीट्यूड बड़ा, वो अक्ल कुल समझते हैं अपने आप को, और वो ज्यादा कुछ जानते नहीं। मैं आपसे अफसोस की बात कह रहा हूँ कि वो को ज्यादा कुछ पता नहीं होता क्या होता है। गूगल देख लेते हैं कभी कभार, उनको किसी चीज का इल्म भी नहीं होता। और मैं आपसे अर्ज करूँ कि इसकी वजह यही है कि हमारे जो है फिर कोई डायरेक्शन नहीं मिलता किसी को। अगर आप कोई एक नैरेटिव दें हमें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन ऑफिस, जो मुख्तलिफ लोगों से रुजू करें, उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे बातचीत करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर मुल्क में होता है, अमेरिका में होता है, बरतानिया में होता है, इनके बाद थिंक टैंक है जहाँ बुलाया जाता है, जहाँ डिस्कशन होता है, हर चीज थ्रेडबेयर बात करते हैं और बतलाते हैं, कन्फाइड करते हैं, वो शेयर करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या बॉर्डर पर हो रहा है, क्या हिंदुस्तान कर रहा है, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। मगर इसका तरीका हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो है कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, दूसरों को घास ही नहीं डालते, बात ही नहीं करना चाहते कि कोई उनसे ज्यादा अक्लमंद हो। उनके एक सेट ग्रुप है जिसको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और बस उसके बाद खत्म हो जाता है मामला। तो इन हालात में आप कैसे, ये जो आपकी तरफ एक चौमुखी शुरू की हुई है हिंदुस्तान ने, इससे आप कैसे मुकाबला करेंगे जब तक कि आपके यहाँ एक पोजीशन नहीं होगा, आपकी तस्वुर जो है, आपका सोच समझ एक तरीके की नहीं होगी, आपके यहाँ जो है नैरेटिव एक नहीं होगा, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप चाहिए, जैसे आप जैसे लोग हैं जिनको अब मीडिया से ताल्लुक है और बड़ा उनका इन्फ्लुएंस भी है, उनको चाहिए कि फॉरेन ऑफिस को समझाएं कि भाई ऐसा नहीं होता। फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो, उनको जरा सा भी इस चीज से ख्याल नहीं आता कि भाई किन लोगों से उनको पता करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अगर मैं हाई कमिश्नर था जरदारी साहब के दौर में या नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके यानी उन्हीं की बात करूंगा या उनकी फेवर की बात। आप पाकिस्तान के हाई कमीशन है, आप जरदारी साहब के हाई कमीशन तो नहीं है। नहीं, मैंने उसके दौर में था, सॉरी। नहीं, मेरा मतलब है कि वो ये उनको समझना चाहिए। बट एनीवे, मैं बिफोर आई टेक अ ब्रेक वेरी क्विकली, सेनेटर लगारी साहब, आप भी डायलॉग के मेंबर हैं, आपने भी देखा कि जो आपके इस ग्रुप में डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उसे बिल्कुल ओब्लिवियस है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हैरानी होती है कि ये अभी की बात नहीं है, जो कश्मीर वाला इंडिजिनस ये जो एक अपराइजिंग है और जो इजहार है लोगों का हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, इसको तकरीबन अब मेरे ख्याल 75 दिन हो गए हैं, और हमने पिछले 75 दिन में बकरों की कीमत और उनको लिपस्टिक लगाना और बैल की कीमत, और उस पर तो ज़्यादा वक्त सर्व किया हमारे मीडिया ने, और इस इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर डिबेट ही नहीं हुई, कहीं पे बैठ के हमने बात ही नहीं की। और मुझे इस चीज़ पे हैरानी होती थी कि यार क्यों किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमारे, देखिए आप हमारी जो आपकी जो न्यूज़ हेडलाइंस आती हैं उसमें आपका कश्मीर का जिक्र मुझे तो नहीं, शायद ही कभी कोई हुआ हो, और वो जिक्र ही होता है। उसको इन डेप्थ हम सोच ही नहीं रहे, कहीं बैठ के डिस्कस ही नहीं कर रहे। अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इसको किसी चैनल पे मैं देख रहा हूँ जिस पे इसको इसी इशू को डिस्कस करने के लिए आपने टाइम निकाला है। सो हमारा नैरेटिव उस वक्त बिल्ड होगा जिस वक्त इस चीज़ के ऊपर बात होनी शुरू। मैं कल डर गया हूँ जब मुझे मारवी सरबत ने यह बताया कि इंडियन मीडिया ज़रा लगा के देखें कि वो कर क्या रहा है, वो तो आपसे जंग की तैयारी कर रहा है। अब आप सोशल मीडिया को देखिए, पाकिस्तानियों को पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे जंग के मूड में है।
मैंने भी सोशल मीडिया से ये ट्विटर पे और उन्हीं चीज़ों से देख के देखा, क्योंकि ऐसा बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हमारे यहाँ शायद आता नहीं है या मेरे घर पे नहीं आता, मैंने देखा नहीं, और मैं भी इस बात पे हैरान हुआ। पहले तो मैं शायद इसको मजाक समझा, बट वो इतनी तसलसल से चल रहा है और वो अपने लोगों को इसी तरफ उनका जहन बना रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस वक्त मीडिया की और इंटेलिजेंसिया की ये है कि लोगों को हम भी बावर कराएं और दुनिया को ये चीज़ हम बावर कराएं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के सामने हमारा मौक़िफ़ जो है बड़ा कमज़ोर है। सेनेटर मोहसिन लगारी हैं, वाजिद शमसुल हसन साहब हमारे कमीशन ये भी हमारे साथ हैं, और मारवी सरवत साहिबा हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं। एक ब्रेक के बाद सुना आपने? जी हाँ, मेरे ख्याल में तो ये इंडियन मीडिया का एक जो है असल इशू से तवज्जो हटाने की बात है। अगर हम देखें तो भी पिछले ही कुछ दिनों के अंदर 2-4 दिन पहले की बात है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें पहली दफ़ा कश्मीर की वायलेशंस के ऊपर बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि वो अपना मिशन भेज के उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो वेलकम किया कि हमारे कश्मीर में आके देखे, और इंडिया उसको अवॉइड कर रहा है। सो अब जब सारी दुनिया ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है कश्मीर की, जब वो एक बड़े फोरम के ऊपर जब वो हाईलाइट हुआ, तो पता नहीं कहना मुनासिब है कि नहीं, मेरे ख्याल में कि ये स्टेज्ड ड्रामा कर दिया गया जिसकी वजह से दुनिया की अटेंशन उस पर हट जाए और पाकिस्तान को फिर वो ब्लेम गेम के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन से हटा के हम इस तरह पाकिस्तान को समहाउ डिफेंसिव पे ले आएँ। मेरे ख्याल में तो हमें इस वक्त डिफेंसिव पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बड़ा मजबूत केस है कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों को वहाँ पे लेके जाना, और उनको, और हमने क्या लेके जाना, मतलब हम अपने यहाँ इनवाइट करें और उनको इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोसिटी में ये प्रेशर आएगा कि वो भी उनको वहाँ। जी मारवी साहिबा। जी, एक तो ये कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बार बार बात हो रही है, और कल से मुसलसल मेरे कान पक गए सुन के वो कह रहे जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे या ये वो, तो आने दें, देखें, क्योंकि देखिए मुबशर साहब, उनके पास खोने को बहुत कुछ है। हमारे पास जो अगर दोनों का मुवाजना किया जाए तो हम तो पहले ही जंग में खुबे हुए हैं घुटनों, तो हमें तो वी आर वॉर हार्डन्ड कंट्री। असल में मसला उनका है, उन्हें ये सोचना होगा कि उनका एम्बिशन है कि उन्होंने रीजन की पावर बनने का एम्बिशन है, वो अपने आप को एक कोई एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को एक इमर्जिंग पावर के तौर पर पेश कर रहे हैं, एनएसजी में आना चाहते थे, अपने आप को एक सीरियस, यानी ही वॉज रबिंग शोल्डर विद वर्ल्ड पावर्स। वो तो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ तो मिल ही नहीं रहा था उस तरह, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनके पास वो सब कुछ है, वो सब कुछ लूज करने के लिए है। हम तैयार हैं, हमें कोई ये ना कहे कि ये यानी हमारी तो आर्मी तो पहले से ही जंग लड़ रही है। LOC जो है वो पहले से ही इतना गर्म हुआ है कि हमारी जानें भी जा रही हैं वहाँ पर, तो हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, और हमने तो बड़ा ग्रेसफुली इसको टैकल भी किया है। एक बात। दूसरी बात ये है मुबशर साहब के ये जो बार बार एक ब्रवाडो दे रहे हैं इनकी तरफ से, इनके जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी बयान आया, उनके होम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी बयान आया, और उनका मीडिया तो कर ही रहा है। ये सब बातें कहने की हैं। देखिए कि जो हिंदुस्तान के अंदर भी जो इस वक्त कंस्टिट्यूएंसी है ना, वो आप देखिए, जो जंग की कंस्टिट्यूएंसी है वो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में अमन की कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है। ये दोनों अक़वाम के अंदर ये फ़र्क आप मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो आज जंग की बात करे और वोट ले ले, मगर वहां कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो जंग की बात ना करे और वोट ले ले। अब उनके स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, यूपी के और बाकी स्टेट्स के, उनको उसके लिए उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को गरमाने के लिए एक तो ज़रूरत थी। दूसरा, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, जो 80 से ज़्यादा अमवात शहादतें हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने UNGA के अंदर जिक्र करना था उनका। अब उन्होंने, अब ये जिसने भी, ये हमें नहीं मालूम कि किसने धमाका किया, किसने हमला किया, ये कोई भी हो सकता है, जैसे मोहसिन लगारी साहब ने फरमाया वो सूरत हाल भी हो सकती है, जैश भी हो सकती है। हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। वहाँ का इंडिजिनस बहुत बड़ा ये एक इम्कान ये है कि वहाँ का इंडिजिनस हो, क्योंकि LOC को क्रॉस करने की तो कोई सूरत इस वक्त मैसर नहीं है, पेनिट्रेशन यहाँ से हो नहीं सकती, तो बहुत बड़ा इम्कान ये है कि वहाँ का इंडिजिनस हो। मगर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वहाँ की लेजिटिमेट स्ट्रगल है
उसको उसके ऊपर पानी फेरने के लिए, वहां से सबकी तवज्जो हटाने के लिए, और हम ये होने दे रहे हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब कल अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलेंगे तो वो इसके ऊपर उनके जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही समझदारी के साथ बनाया गया होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो जब UNGA से खिताब फरमाएंगे तो उसके अंदर भी वो इसका जिक्र करेंगे। और मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ मुबशर साहब कि मैं कतन जिंगोइज्म की हिमायत नहीं कर रही हूँ। हम वो कौम नहीं है वो जो जंग की हिमायत करे। वो हिंदुस्तान को मुबारक, वो भारत को मुबारक। और ये जो एक मसल दिखा रहे हैं और एक पेपर टाइगर की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो उनको मुबारक। ये हमने ये कलाबाजियां खानी। हम एक मैच्योर कौम है, हम एक सुलाजू कौम है, और हम एक ग्रेसफुल कौम है। और ये दुनिया को नजर आ रहा है, और ये दुनिया को नजर आ जाएगा अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक उधर से होती है। एक तो यह कि उसका जवाब दिया जाएगा, दूसरी ये है कि दुनिया को वाज़े तौर पर नजर आ जाएगा कि कौन क्या है। और ये जब जैसे कि कारगिल के बाद हुआ था और हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां जाना पड़ा था, तो अब दौड़े लगेंगी मिस्टर मोदी की अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो। और ये दुनिया को मेरा ख्याल है वाज़े करने के लिए तो हमारे हक में जाएगा। हमें इस पे कोई घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें कोई जिंगोइज्म करने की जरूरत है। हम बिल्कुल हम जैसे हैं हम वैसे हैं। हमें उनके रिएक्शन में भारत की तरह का बनने की कतन जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, ग्रेसफुल कौम है और हम ग्रेसफुल। जी सॉरी, आप खत्म कर ले बात। जी नहीं, और हम ग्रेस का मुजाहिरा कर रहे हैं। हम इस बात का मुजाहिरा कर रहे हैं कि हम एक मैच्योर कौम है, और हम आपको कतन इस कदर अहमियत नहीं देते। हमारे अपने बहुत से मसाइल हैं। हमारी फौज चौमुखी लड़ रही है इस वक्त। हमारी फौज जो है, हमें जैसे वो बार बार उनके टीवी चैनल्स कह रहे हैं, द नेशन स्टैंड्स बिहाइंड द फोर्सेस, द नेशन वांट्स पाकिस्तान टू टीच अ लेसन टू पाकिस्तान। तो ये एक माहौल जो उनका मीडिया बना रहा है और उनके सियासतदान बना रहे हैं, हमारे पास उसका जवाब सिर्फ हमारी नेचर है, और हमारी नेचर है सुलाजू। और हम, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर आएगा तो हम उसका जवाब भी देंगे। पहले वो आने दें उन्हें, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। वारिस शमसुल हसन साहब, अगर मैं तारीख का मुआवजा करूं तो बड़ा सिंपल फैक्ट यह है कि पाकिस्तान में कभी भी इंतहा पसंदी के नाम पे कोई शख्स या कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी, और हेटरेट के ऊपर, यानी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन जमात इस्लामी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, इनको मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सके हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तीसरी बारी हेटरेट और मजहबी बुनियादों के ऊपर हुकूमतें बनाई गई हैं और बनी हुई हैं। और उनका जो गुजरात में और जो दीगर जगहों पे कत्ले आम किया मोदी ने, वो भी सबके सामने है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस दुनिया को ये बावर कराने में टोटली नाकाम रहा है और फेल हो गया है कि मजहबी इंतहा पसंदी पाकिस्तान नहीं, भारत का मसला है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है तो मुबशर उर्रहमान साहब। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस तो मैं मेरी समझ नहीं आता क्या करता है। ये जो बात की है आपने, इसको बावर नहीं कराता। उनके यहाँ तो आपको पता है माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से क्रिश्चियंस को मारा जाता रहा है, तो सारी चीजें जो है कभी हमारी तरफ से कोई हाईलाइट करने की कोशिश की गई नहीं गई। उनके यहाँ जो 6-7 स्टेट्स हैं जहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, उसका जिक्र नहीं होता। ह्यूमन राइट्स का जैसा भी जिक्र हुआ था, ह्यूमन राइट्स एक ऐसा इशू है जिसको हमें बहुत ही आगे लेकर बढ़ना चाहिए। इसी पर इंडिया को कॉर्नर कर सकते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मगर मुर्शिद खान साहब, मैं आपसे अर्ज करूंगा, सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ की, वो है पार्लियामेंट। हमें चाहिए, सियासी हुकूमत है हमारे यहाँ, उसको चाहिए था पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में दे, एक फॉरेन पॉलिसी डिबेट कराइए। जो हुआ है उरी में, इसके बाद जो जिस तरीके से फिजा बन रही है, उस पर चाहिए कि पार्लियामेंट का एक सेशन कॉल करे, उसमें डिबेट कराए। और मैं समझता हूं जब तक आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आपका जो एक इंटरनेशनल दुनिया में आपका इमेज जो है कि आपके पीछे आवाम आपके साथ है, वो नहीं क्रिएट होगा। चाहे कैसी भी पार्लियामेंट है, वो अवाम की इलेक्टेड पार्लियामेंट है, उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि आपने देखा कि जब भी आपने किया तो उसका आपको फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। मगर हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट जो आजकल हशर है, वो आपने देख ही लिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अटेंड नहीं करते, फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ है नहीं कोई। तो इन हालात में आप जो है बहुत सारे जो चीजें हैं जिनका मुकाबला करना जो है, वो फॉरेन ऑफिस जो है वो तो मैं समझता हूँ कि कर ही नहीं सकता।
जब तक कि आप एक नैरेटिव ना बिल्ड करें जिसके पीछे ये पता लगे कि आपकी पार्लियामेंट, आपके दूसरे लोग जो हैं सब साथ हैं, अपोजिशन को मिलाएं, आप साथ मिलाकर बात करें। फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि अपोजिशन लीडर्स को बुलाए, ब्रीफ करे, मगर ब्रीफिंग का तो मैं देखता हूँ कहीं नाम सवाल ही नहीं है, कोई करता ही नहीं ब्रीफिंग कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये इंडिया क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो भी अखबारों में पढ़ लेते हैं उससे हम लोग अपना तजिया करते हैं, इसके अलावा कोई चीज आगे नहीं बढ़ती। मैं समझता हूँ कि जब तक आप पार्लियामेंट और दूसरे लोगों को, यानी कि पब्लिक ओपिनियन मोल्डर्स को, जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो आपका एक नैरेटिव नहीं बन सकता। आप हम सब एक पेज पर नहीं आ सकते जब तक कि हम इसके यानी कि अपने मौक़िफ़ में यूनाइट नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो हमारा मकसद जो है पूरा नहीं होगा। और हम हमेशा जो है, देखिए सबसे बड़ा डिफेक्ट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का है, मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। हमारा तो प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें बतलाना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या इंसर्जेंसी चल रही है, हमें बतलाना चाहिए कश्मीर में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट किस तरीके से लोगों को मारते हैं, क्या करते हैं, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर को हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, रिसर्च ही नहीं हुई है कि इंडियन कश्मीर में कितने, जो इंडिया का ऑक्युपाइड कश्मीर है, कितने ऐसे हिंदू टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, राइटर्स ग्रुप्स हैं जो कि मैसेकर करते हैं और फौज का साथ देते हैं, और वो सारा जो है जो आपके यहाँ जो हो रहा है वो करते हैं, वो आपके यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब क्या बतलाऊं मैं आपको कि क्या हालात हैं ह्यूमन राइट्स में। जब पहली दफा हाई कमिश्नर बना था तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मुझे ब्रीफिंग जीती की थी, उस पर टॉप कश्मीर का एजेंडा था और ये कहा था कि आपको इसको उजागर करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बरतानिया में, एज अ ह्यूमन राइट्स इशू। ये ह्यूमन, उस वक्त आप देखें 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए थे कश्मीर में, बेवाह हो गई थी, हजारों बेवाएं थी, बच्चे यतीम हो गए थे, हमने उनको हाईलाइट किया। तो यहाँ तक कि 1995 में मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी इंटरनेशनल पार्टी जैसे लेबर पार्टी थी जो कि बाद में 1990 पावर में आ गई, उनने 1995 में अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास किया कि कश्मीर का एजेंडा जो है ये हमारा जो है पार्टीशन का नामुकम्मल एजेंडा था और हमारे ऊपर फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी लेबर पार्टी की हुकूमत ने पार्टीशन नहीं किया था, हम पर फर्ज करता है कि इसको हम मसले को हल कराएं और ये ह्यूमन राइट्स इश्यू जो है इसको देखें। ये मसला जो हो रहा है इंडिया में ये नहीं होना चाहिए और उनके जो ऑक्यूपेशन फोर्सेज हैं उनको हटाना चाहिए, कम करना चाहिए, हटाना चाहिए, जैसा भी हो। मगर हमारी गवर्नमेंट ने, आने के वाली गवर्नमेंटों ने उसको परसू नहीं किया। मेरी याद है कि रॉबर्ट कुक जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो पर्सनली इंटरेस्टेड थे, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया था। वो चाहते थे कि कश्मीर के मसले पर बरतानिया कोई मौक़िफ़ करे और कोई मेडिएशन कीजिए। इंडिया में जब क्वीन गई थी 1997 में पाकिस्तान के जाने के बाद, तो वहां पर उन्होंने, रॉबर्ट कुक ने कहा था, जिसमें बड़ा हंगामा हुआ इंडियन प्रेस ने और ब्रिटिश प्रेस ने फिर बाद में बड़ा हंगामा किया कि भाई इसने तो मलका बरतानिया का विजिट खराब कर दिया, ऐसी बात कर करके हम कश्मीर में मीडिएट करना चाहते हैं। भाई आप जो है ना, आपके यहाँ पर अगर आपकी कम्युनिटी है 10 या 12-13 लाख लोग हैं यहाँ पाकिस्तानी, इनको मोबिलाइज करें, इनका बड़ा फोर्स है यहाँ पर, यानी कि पॉलिटिकल फोर्स है। आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आप मोबिलाइज कर सकते हैं अगर सही तरीके से करें। बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब क्या क्या बतलाया जाए, आपका प्रोग्राम जो है इस पर तो बहुत लंबा सेशन होना जी, मैं इस पे आता हूं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, बट वेरी मारवी सरमद, आपसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल करना है जो मुझे हॉन्ट कर रहा है काफ़ी देर से, जब आपने अपना पहला जवाब दिया था तब से, कि खुद हिंदुस्तान के मुताबिक कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर उनकी 7 लाख फोर्सेस मौजूद हैं। 7 लाख फोर्सेस का मतलब यह है कि हर 2 आदमी या 3 आदमियों के ऊपर एक उनका फौजी या जवान या अफसर जो है वो मौजूद है वहाँ पे। पूरे पाकिस्तान की आर्मी का साइज़ जो है वो इतना नहीं है। तो इतने छोटे से इलाके में जहाँ 7 लाख आर्मी मौजूद हो, इतनी कोर्स मौजूद हों, वहाँ पे लोग इनफिल्टर करके अगर अंदर चले जाएं तो उस फौज को तो वैसे ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये मुबशर साहब, ये आपने बहुत ही एक अहम नुक्ता छेड़ा है।
अब देखिए, जहां पर भी फौज इतना अरसा रहती है, अब ये कब से है फौज वहां पर, कितनी बड़ी तादाद में, ना सिर्फ फौज बल्कि इनकी बाकी सीपीआरएफ और बाकी तमाम जो ट्रूप्स हैं वो 7 लाख से ऊपर हैं। अब मुझे बताएं, जहां पर ट्रूप्स रहते हैं इतना अरसा, उनके अपने इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं, लैंड के इंटरेस्ट होते हैं, उनके कारोबारी इंटरेस्ट होते हैं, स्मगलिंग के इंटरेस्ट होते हैं। अब बीएसएफ की मर्जी के बगैर अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब यह है कि भारत को अपनी चारपाई के नीचे भी डांग फेरनी पड़ेगी, और यह भी देखना पड़ेगा ना सिर्फ ये इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से। इन्फिल्ट्रेशन तो देखे ना, एलओसी इस वक्त आपको चाहिए। वैसे मुबशर साहब, मैं सिफारिश पेश करती हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक अरेंज करें, इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद है उनका एक वफद बनाएं और अरेंज कि उनको एलओसी लेके जाएं, उनको उनकी आंखों से देखने दें कि एलओसी के ऊपर क्या हालात हैं, कितनी वाटर टाइट किस्म की वहां पे कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई हुई है। इन्फिल्ट्रेशन अब नहीं हो सकती, अब वो हालात नहीं है आज से 4 साल 5 साल पहले वाले। खैर, ये भी करें और इसके साथ इस नैरेटिव को बिल्ड करें। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी में शामिल नहीं है, हम वहां पर वोट आउट हो गए थे। इसके बावजूद जो कमेटी है उसने एक स्टैंड लिया है कश्मीर के ऊपर, क्योंकि इतनी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो गई हैं। इंडियन मीडिया जो है इस वक्त तो बहुत 17 फौजी मर गए तो बहुत उछल रहा है, ठीक है, किसी की मौत भी नहीं होनी चाहिए, हम उसके ऊपर कोई खुश नहीं है। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, हम किसी की मौत पे खुश नहीं होते। लेकिन वो बच्चा 11 साल का 2 दिन पहले जब भारतीय फौज की वो जो पैलेट्स की बौछार से उसकी मौत वाक़या हो गई थी, उसकी लाश जो है वो झाड़ियों में पड़ी मिली थी। कयामत का समा था उस वक्त, कर्फ्यू को तोड़कर लोग हजारों की तादाद में उस बच्चे के जनाजे पे आए थे। उस वक्त कोई प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? और मैं आपसे पूछती हूं मुबशर लुकमान साहब, पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे उस वक्त प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? क्यों हम राव अनवार को दिखाते रहे? मुझे बताइए कि ये जब कयामतें बर्पा होती हैं, जब हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि नैरेटिव कैसे बिल्ड होगा? नैरेटिव बिल्ड करना सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं होता, सिर्फ रियासतों का काम नहीं होता, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको करना है। हम सबको ये उजागर करना है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर भारत में नहीं होनी चाहिए, मिजोरम में नहीं होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए, हैदराबाद में नहीं होनी चाहिए, कश्मीर जम्मू में नहीं होनी चाहिए, तो पाकिस्तान के किसी इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए, लाहौर में भी नहीं होनी चाहिए, कराची में भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक अक्रॉस द बोर्ड बात करनी है। जब हम अक्रॉस द बोर्ड बात करेंगे तो हमारी बात में वजन होगा, हमारी आवाज ऊंची निकलेगी और दुनिया हम पर यकीन करेगी। आज जब भारत ने कहा कि जैश ए मोहम्मद ने यह किया तो सारी दुनिया ने उस पर यकीन किया, फ्रांस ने उस पर यकीन किया, मजम्मत की, रशिया ने कॉल ऑफ कर ली। हमारे साथ जो मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइंट होनी थी कश्मीर में, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। और भारत के अंदर जो अमरीकी सफीर है, आप उसकी ट्वीट देखिए, अभी देखिए मुबशर साहब, उसने लिखा है कि भारत के बहादुर फौजियों की जाने गई हैं, हम उनके साथ हैं। तो मतलब यह है कि दुनिया क्यों भारत की बात पे, हमारी बात पर क्यों नहीं यकीन करी? हमें ये सोचना है। मारवी सरवत मेरे साथ हैं, वाजिब शमस हसन साहब मेरे हैं, और सेनेटर मोहसिन लगारी भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान पार्लियामेंट दोनों इतने बेहिस क्यों हैं कश्मीर कॉज पे? पाकिस्तान पार्लियामेंट में तो मेरे ख्याल में एक जॉइंट सेशन होना चाहिए था और इसको डिबेट करनी चाहिए थी, और एक पॉलिसी मेकिंग के अंदर दुनिया को मैं ये बताना चाहिए था कि पूरी कौम हुकूमत के इन फैसलों के पीछे है। हमने देखा यमन वाला जब इंसिडेंट, जब यमन वाला वाक़या हुआ था, तो सऊदी अरेबिया का साथ ना देना लगता ऐसे था कि शायद हमारी हुकूमत वो मुश्किल फ़ैसला या वो फ़ैसला ना करे उस तरह का। लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन कॉल हुआ और ये चीज़ सामने आई कि भाई हमें अपने मफाद देखने, और हमारा फ़ायदा इस चीज़ में है कि हम उस जंग में ना पड़ें, और अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो हम शायद सालिस का किरदार अदा करके इस मामले को हल कर सकें। तो पार्लियामेंट को जब भी एतमाद में लिया गया तो पार्लियामेंट के अंदर से जो कलेक्टिव विजडम निकलती है, हमेशा उसमें से फ़ायदे होते हैं। मेरे ख्याल में तो इस पे कैसे निकल सकती है? वज़ीर आज़म जाते हैं तो 85 अफराद उनके साथ हैं शॉपिंग ट्रिप पे, 12 जो हैं वो कल जा रहे हैं सुबह को जर्नलिस्ट, और 22 आपके पार्लियामेंटेरियंस पहले जा चुकी हैं वहाँ पे मुख्तलिफ बहानों के तहत। तो जो मुल्क वैसे कर्जे मांग रहा है, हर एक से भीख मांग रहा है, वो ये फर्स्ट क्लास ट्रैवल्स और ये शॉपिंग के $500 एक दिन के जो हर एक को मिल रहे हैं, वो किस खाते में रिसीव करेगा?
देखिए, मुझे नहीं पता कि कितने लोग गए, जैसे आप कह रहे हैं अगर गए हैं 73 लोग और 12 लोग और 85 लोग जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे कहीं बेहतर था कि हमारे पास इस वक्त हमारे पास बहुत बड़ी एक सोर्स है। हो ये रहा है कि वजीर आजम की जाती दोस्ती है नरेंद्र मोदी से, और आपका तमाम मीडिया जो उनके साथ है और जिसको रोजाना के डॉलर मिल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, मीडिया वालों को मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ, शॉपिंग करने के पैसे मिल रहे हैं, वो आगे कैसे लिखेंगे उस मोदी और उस हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल आपकी बात में वजन है, लेकिन आखिर वो हैं तो पाकिस्तानी, उनको एक चीज़ ख्याल तो आएगा कि हमने ये बात करनी है, और इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी रिसोर्स है। हमारे जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं मसूद खान साहब, उन्होंने दुनिया के मेजर कैपिटल्स के अंदर सर्व किया है, वो यूनाइटेड नेशंस में भी सर्व कर चुके हैं, नहायत ही एलोक्वेंट आदमी है, और उनका जो मौजूदा ओहदा है उनको मज़ीद उनकी मोतबरी में ऐड करता है। और अगर वो जाके इस कश्मीर वाले इशू को दुनिया के सामने उजागर करें तो मेरे ख्याल में हम एक बेहतर तरीके से अपना केस दुनिया के सामने। मारवी, आपको पता है, वेरी क्विकली 1 मिनट में जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम थोड़ा है, कि हम बाकी यानी शोबों की तरह हमारा मीडिया भी बहुत पोलराइजेशन का शिकार है। जो हुकूमत के साथ हैं उनको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, जो हुकूमत के हम जैसे लोग खिलाफ हैं उनको उनमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। और एक आपने बिल्कुल सही बात की, जो आपने राव फरमान की बात की, उसमें हम सारे गिल्टी हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है आपके उस सवाल का, राव अनवर का, सॉरी, आपने जो बात की मेरे पास कोई जवाब नहीं है उस बात का। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के बारे में बायस नहीं है, बाकी हर चीज के लिए अनबायस्ड है। जी, असल में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही सतही जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात चल रही होती है। बाज़-औक़ात इस तरह के इस किस्म के स्कैंडल्स निकाल कर लाए जाते हैं हमारे प्रोग्रामों में, अच्छी बात है, यानी इन्वेस्टिगेटिव भी होना चाहिए ताकि चीज़ें बाहर आएँ, विसल ब्लोइंग भी होनी चाहिए, लेकिन सारा वक्त इन्हीं के ऊपर हो जाता है। मैंने एक चैनल में कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, आपको पास टाइम भी कम है, जल्दी से मैं बोलूँगी। एक चैनल के साथ मेरी बात चल रही थी कि प्रोग्राम करने के सिलसिले में, तो मैंने उनके ऊपर थोड़ा ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सोशल इश्यूज पे प्रोग्राम करूं, यानी कि प्राइम टाइम के अंदर ही सोशल इश्यूज पे करूं और पॉलिटिशियंस को सोशल इश्यूज के ऊपर लेकर आऊं। अब मुझे उसका जवाब मिला, नहीं जी सोशल इश्यूज पे तो कोई रेटिंग ही नहीं आती, छोड़ें उसको, आप यही करें, ये स्कैंडल निकाल के लाएं। तो और आपके तो सारे पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुकात हैं, आपको हम आपके साथ तो ये करना चाहिए कि आपको सबकी गॉसिप्स पता होंगी। अब ये अगर अप्रोच है तो फिर मैं तो, मेरे जैसे लोग तो नहीं उससे कहेंगे मुआफी करें जी, इससे बेहतर हम नहीं आएंगे इसके ऊपर। राइट। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई एक आधा घंटा आप लोग निकाल लिया करें जिसमें अब रेटिंग निकाल लेते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम काफी करते रहते हैं, लेकिन मैं सारों की बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा और उससे सभी की बात एब्जॉल्व नहीं कर रहा। 1 मिनट है मेरे पास। वाजिद शमसुल हसन साहब, मुझे लग रहा है कि इंडिया बड़ी इफेक्टिवली पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बरादरी के आगे श्रीलंका के साइज में बनाने में कामयाब हो गया। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? हेलो जी वाजिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं, बड़ी धीमी हो गई है। चलें, मैं थैंक यू वेरी मच। वेरी क्विकली, यस और नो, इंडिया श्रीलंका के साइज पे आपको बनाने में कामयाब हो गया? कामयाब नहीं हुआ, कोशिश उसकी जरूर, और इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन लगारी साहब, वाजिद शमसुल हसन साहब, फॉर्मर हाई कमीशन टू यूके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारवी सरमद साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपको मैं चलते चलते एक बात बताऊं कि दुख मुझे इस बात का होता है कि हर एक को हर चीज़ पता है, लेकिन उसको भी हम प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में कि हम इसको भी खुश करें, उसको भी खुश करें, उसको भी खुश करें। मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे नाकाम शख्स वो होता है जो एक वक्त में हर एक को खुश करना चाहता है, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। तो बेहतर है असूल के ऊपर बात की जाए। असूल की सख्त बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान का अभी तक मौक़िफ़ तो बड़ा दानिशमंदाना है, लेकिन पाकिस्तान के दानिश्वरों को भी चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को उसका असल चेहरा दिखाएं। अल्लाह हाफ़िज़।